किस्से गलियारों के पेश करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा उपन्यास चोखर बाली। इसके 5 भाग आप पहले सुन चुके हैं। आज छठा भाग सुनिए। महेंद्र बार बार मरीज के कमरे में आने जाने लगा। एक आदमी काम कुछ नहीं करता लेकिन हर घड़ी पीछे लगा फिरता है। ये बात विनोदनी को अच्छी न लगी। तंग आकर उसने 2-3 बार कहा, महेंद्र बाबू, आप यहाँ बैठे रहकर क्या कर रहे हैं? जाइए, नाहक क्यों कॉलेज से गैर हाजिर होते हैं? महेंद्र उसके पीछे लगा डोलता है। इसका विनोदनी को नाज था, खुशी थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या? बीमार माँ के बिस्तर के पास भी छुप बैठे रहना। उसका धीरज टूट जाता, घृणा होती। अपने ऊपर किसी काम की जिम्मेदारी रहने पर वो और किसी बात का ख्याल नहीं करती। जब तक खिलाना पिलाना, रोगी की सेवा, घर के काम धंधे की ज़रूरत रहती, किसी ने उसे कभी ढीला ढाला नहीं देखा और खुद भी कामकाज के समय निकम्मापन पसंद नहीं करती। कभी कभी जरा देर को माँ का हाल पूछने के लिए बिहारी आ जाया करता। कमरे में कदम रखते ही वो समझ जाता कि काहे की ज़रूरत है, कहाँ कौन सी चीज़ की कमी है। उसकी आंखें तुरंत ताड़ जातीं और लम्हे भर में सब कुछ ठीक करके वो कमरे से निकल जाता। विनोदनी समझ रही थी कि मेरी सेवा को बिहारी श्रद्धा की नज़र से देखता है, लिहाजा बिहारी के आने से उसे जैसे विशेष पुरस्कार मिलता था। महेंद्र नियम से कॉलेज जाने लगा। एक तो उसका मिजाज ही बड़ा कड़वा हो गया। उस पर यह कैसा परिवर्तन? समय पर खाना तैयार नहीं होता, साइज जाने कहाँ गायब रहता, मोजे का छेद धीरे धीरे बड़ा होता जाता। ऐसी गड़बड़ में उसे पहले जैसा आनंद नहीं आता। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी क्षण उसे पा जाने से आराम कैसा होता है, इस बारे में वो कई दिन पहले ही स्वाद चख चुका था। अब उसकी कमी से आशा की जहालत में मज़ा खत्म हो गया। चुन्नी, मैंने बाहर तुमसे कहा था कि मेरे नहाने के पहले ही कुर्ते में बटन लगा रखना, अचकन पतलून ठीक करके रखना, मगर ये कभी नहीं होता। नहाकर बटन लगाने और कपड़े ढूंढने में ही मेरा घंटा भर निकल जाता है। शर्मसार होकर आशा कहती, मैंने बेरे से कह दिया था। बेरे से कह दिया था? खुद कर लेती तो कौन सा गुनाह हो जाता, कभी तो तुमसे कोई काम हो। आशा पर मानो गाज गिरी। ऐसी झिड़की उसे कभी नहीं सुननी पड़ी। उसकी जबान पर या मन में ये जवाब न आया कि मेरी इस जहालत के तुम ही तो जिम्मेदार हो। उसे तो मालूम ही न था कि गृह कार्य की कुशलता अभ्यास के अनुभव से आती है। वो सोचा करती कि अपनी अयोग्यता और निर्बुद्धिता के कारण ही मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। जब जब महेंद्र ने विनोदनी की उपमा देकर आशा को धिक्कारा है, उसने उसे विनम्रता से स्वीकारा है। कभी कभी आशा बीमार सास के आसपास चक्कर काटती, कभी कभी शर्माई सी दरवाजे के पास खड़ी हो जाती। उसकी इच्छा होती कि अपने आप को वो गृहस्थी के उपयुक्त बनाए, कुछ काम करके दिखाए, परंतु उससे कोई भी कैसी मनोवेदना उसमें भीतरी भीतर बढ़ रही थी। लेकिन अपनी अस्पष्ट व्यथा और अनजानी आशंका को वो साफ समझ नहीं पाती। वो खूब महसूस कर रही थी कि उसे चतुर्दिक का सब कुछ बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये सब कैसे बना था और नष्ट ही कैसे हो रहा है और कैसे इसका प्रतिकार हो, वो नहीं जानती। रह रहकर यही कहने की चाहत कि मैं अयोग्य हूँ, मेरी मूर्ता की तुलना नहीं हो सकती। अब तक तो पति पत्नी दोनों घर के एक कोने में दुबके कभी बोल बतिया कर, कभी यूं ही चुपचाप मजे में दिन बिताते रहे। मगर जब विनोदनी न होती तो आशा के साथ अकेले बैठकर महेंद्र बात ही न कर पाता। महेंद्र ने बेरे से पूछा, किसकी चिट्ठी है? बिहारी बाबू की। किसने दी है? बहू जी ने। देखूं जरा। चिट्ठी ले ली, जी में आया, फाड़ कर उसे पढ़े, उलट पलट कर देखे, फिर बैरे की तरफ फेंक दिया। बरामदे में कुछ चहलकदमी करके कमरे में आकर महेंद्र ने देखा, कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर की डोरी टूटने वाली है
और इसकी वजह से तस्वीर टेढ़ी हो गई है। आशा को डांटते हुए महेंद्र ने कहा, तुम कुछ भी नहीं देखती, इस तरह सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं। दमदम के फूलों का जो गुच्छा बनाकर विनोदिनी ने पीतल की फूलदानी में सजाया था, वो आज भी वहीं सूखा पड़ा है। महेंद्र कभी इन बातों पर गौर नहीं करता था। आज उसकी निगाह उस पर पड़ी। बोला, जब तक विनोदिनी आकर फेंक न दे, ये यहाँ पड़ा ही रहेगा। उसने फूल समेत फूलदानी उठाकर बाहर फेंक दी। ठन ठन बजती वो सीढ़ी पर लुढ़कती जा पड़ी। आशा मेरे मन के लायक क्यों नहीं रहती? क्यों वो मेरे मन मुताबिक काम नहीं करती? महेंद्र बाहर निकला, जाकर फूलदानी उठा लाया। कोने में एक मेज पर सीढ़ी पर बैठकर उसी टेबल पर कोहनी टिकाए हाथों पर सर रखे सोया रहा। अंधेरा होने पर कमरे में बत्ती आई, लेकिन आशा नहीं। महेंद्र छत पर जोर जोर से चहलकदमी करने लगा। रात के 9 बजे महेंद्र के सूने कमरे में आधी रात का सन्नाटा छा गया। आशा फिर भी न आई। महेंद्र ने बुलावा भेजा। सकुचाई सी आकर वो छत पर दरवाजे के पास ठिठक गई। महेंद्र पास गया, उसे छाती से लगा लिया। पति के कलेजे से लगकर वो जोरों से रो पड़ी। अपने को जब्त न कर सकी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कलेजे से लगाकर महेंद्र ने उसके बालों को चूमा। मौन आसमान के सितारे चुपचाप देखते रहे। रात को महेंद्र ने बिस्तर पर बैठकर बताया, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। कुछ दिनों के लिए मुझे कॉलेज के ही आसपास कहीं डेरा लेना पड़ेगा। आशा सोचने लगी, गुस्सा शायद रह ही गया है। मुझ पर नाराज होकर तो नहीं जा रहे। आखिर निगोनी में पति को घर से रुखसत करके ही रही। मेरा तो मर जाना ही अच्छा था। लेकिन महेंद्र के हाव भाव में गुस्से का कोई लक्षण न दिखा। बड़ी देर तक वो चुप रहा। आशा के मुखड़े को कलेजे से लगाकर उंगली से बालों को चीरते चीरते उसके जूड़े को ढीला कर दिया। पहले प्यार से महेंद्र इसी तरह आशा का जूड़ा खोल दिया करता था। आशा इस पर ऐतराज करती थी, मगर आज उसने चूं भी न की। अचानक उसके कपाल पर आंसू की एक बूंद टपक पड़ी। महेंद्र ने उसका मुंह अपनी ओर फेरकर स्नेह से रूंधे स्वर में पुकारा, चुन्नी। आशा को कोई जवाब न मिला। अपने कोमल हाथों से उसने कस कर महेंद्र को दबा लिया। महेंद्र ने कहा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अपने फूल से सुकुमार हाथ से महेंद्र के होंठों को दबाती हुई वो बोली, छी, ऐसा न कहो। तुमने कोई कसूर नहीं किया। कसूर मेरा है। मुझे दासी के समान फटकारो। मुझे अपने पांवों में रहने लायक बना लो। जिस दिन जाना था, सुबह जगते समय महेंद्र ने कहा, चुन्नी, मेरी रतन, तुम्हें मैं अपने हृदय में सबसे ऊपर रखूंगा। कोई तुमसे आगे नहीं जा सकेगा। कलेजे को कड़ा करके सब तरह का त्याग करने को तैयार होकर उसने पति से अपनी एक निहायत मामूली सी मांग की। बोली, मुझे रोज रोज चिट्ठी लिखना। महेंद्र ने पूछा, तुम भी लिखोगी? आशा ने कहा, मैं क्या लिखना जानती हूँ। उसके कान के पास की लट को सरकाता हुआ महेंद्र बोला, तुम अक्षय कुमार दत्ता से भी अच्छा लिख सकती हो, जिसे चारुपाठ कहते हैं। आशा ने कहा, मजाक रहने दो। हाँ। जाने से पहले आशा महेंद्र का सामान सहेजने लगी। मोटे मोटे गरम कपड़ों की तह बनाना कठिन था। बक्स में सबका सामान और भी कठिन। दोनों ने मिलकर दबा दुबा कर जो एक बक्से में आ जाता, उसे 2 बक्सों में रखा। फिर भी भूल से जो चीज़ें छूट गईं, उनकी कई गठरियां अलग से बन गईं। इससे आशा शर्म महसूस करती रही, तो भी आपस की जीना जपटी और हंस हंस कर एक दूसरे को दोषी ठहराने में आनंद के पिछले दिन लौट आए। ये तैयारी विदाई की है। जरा देर के लिए आशा ये भूल गई। साइस कम से कम 10 बार जता गया कि गाड़ी तैयार है, मगर कौन सुनता है। अंत में खिन्न होकर बोला, खोल दो घोड़ों को। सुबह से तीसरा पहर हो गया और अब सांझ होने को आई।
तब कहीं एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखने की ताकीद करके, नियम से चिट्ठी लिखने का बार बार वादा करके, भारी हृदय लिए दोनों जुदा हुए। 2 दिन हुए। राजलक्ष्मी उठने बैठने लगी हैं। शाम को बदन पर एक मोटी चादर लपेटे विनोदिनी के साथ ताश खेल रही थीं। आज उसे कोई हरारत न थी। महेंद्र कमरे में आया। विनोदिनी की तरफ उसने बिल्कुल नहीं देखा। माँ से बोला, माँ, कॉलेज में मेरी रात की ड्यूटी लगी है। यहाँ से आते जाते नहीं बनता। कॉलेज के पास ही एक डेरा ले लिया है। आज से वहीं रहूँगा। राजलक्ष्मी अंदर से रूठ कर बोली, जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा तो रहकर भी कैसे सकते हो। बीमारी तो उनकी जाती रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि महेंद्र जा रहा है, अपने को बीमार और कमजोर महसूस करने लगी। विनोदिनी से कहा, जरा तकिया तो इधर खिसका दो बिटिया। और वो तकिए का सहारा लेकर लेट गईं। विनोदिनी धीरे धीरे उनके बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र ने उनके कपाल पर हाथ रखा, नब्ज देखी। माँ ने अपनी कलाई हटा ली। कहा, नब्ज से क्या खाक पता चलता है? तू फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। कहकर उन्होंने बड़ी मुश्किल करवट बदली। विनोदिनी से महेंद्र ने कुछ न कहा। राजलक्ष्मी को प्रणाम करके वो चला गया। विनोदिनी ने सोचा, आखिर माजरा क्या है? मान या गुस्सा या डर, पता नहीं क्या। मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि वो मेरी परवाह नहीं करते, बाहर जाकर रहेंगे। अच्छा, यही देखना है? कितने दिन? लेकिन खुद उसके मन में भी बेचैनी लगने लगी। वो रोज ही उस पर नया फंदा फेंका करती, तरह तरह के तीरों से बेधा करती थी। उस काम के चूक जाने से वो छटपटाने लगी। घर का नशा ही उतर गया। महेंद्र बिना आशा उसके लिए बिल्कुल स्वाद रहित थी। आशा को महेंद्र जितना प्यार करता था, वो विनोदिनी के प्यार के भूखे हृदय को मथा करता था। जिस महेंद्र ने उसके जीवन की सार्थकता को चौपट कर दिया, जिसने उस जैसी नारी की उपेक्षा करके आशा जैसी मंदबुद्धि बालिका को अपनाया, उस महेंद्र को विनोदिनी चाहती है या उससे चिढ़ती है? उसे इसकी सजा देगी या अपने हृदय में एक आग लहकाई है? वो आग ईर्ष्या की है या प्रेम की, या दोनों की मिलावट है? ये वो सोच न पाती। वो मन ही मन तीखी हंसी हंसती करती है। मुझ जैसी गत किसी भी स्त्री की नहीं हुई होगी। मैं यही नहीं समझ सकी कि मैं मरना चाहती हूँ कि मारना। लेकिन चाहे जिस वजह से भी हो, जलने के लिए या जलाने के लिए, महेंद्र की उसे नितांत आवश्यकता थी। गहरा निश्वास छोड़ती हुई विनोदिनी बोली, बच्चू जाएगा कहाँ? उसे आना पड़ेगा, वो मेरा है। घर की सफाई के बहाने शाम को आशा महेंद्र के कमरे में उसकी किताबें, उसकी तस्वीर आदि सामानों को छू छा रही थी। अपने अचरे से उन्हें झाड़ पोंछ रही थी। महेंद्र की चीज़ों को बार बार छूकर, कभी उठाकर, कभी रखकर अपने बिछोह की सांझ बता रही थी। विनोदिनी धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। आशा शर्मा गई। छूना तो उसने छोड़ दिया और कुछ ऐसे जताया मानो वो कुछ खोज रही है। विनोदिनी ने हंसकर पूछा, क्या हो रहा है बहन? होंठों पर हल्की हंसी लाकर बोली, कुछ भी नहीं। विनोदिनी ने उसे गले लगाया। पूछा, भाई चोखर बाली, देवर जी इस तरह घर से चले क्यों गए? विनोदिनी के इस सवाल से ही आशा शंकित हो उठी। कहा, तुम्हें तो मालूम है, जानती ही हो, काम का दबाव रहता है। दाहिने हाथ से उसकी ठुड्डी उठाकर मानो करुणा से गल गई हो, इस तरह सन्न होकर उसने आशा को देखा और लंबी सांस ली। आशा का दिल बैठ गया। वो अपने को अबोध और विनोदिनी को चालाक समझा करती थी। विनोदिनी के चेहरे का भाव देखकर उसके लिए सारा संसार अंधकारमय हो गया। विनोदिनी से साफ साफ कुछ पूछने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दीवार के पास एक सोफे पर बैठ गई। विनोदिनी भी बगल में बैठी, उसे अपने कलेजे से जकड़ लिया। सखी के इस आलिंगन से वो अपने आप को संभाल न सकी।
दोनों के आंसू झरने लगे। दरवाजे पर अंधा भिखारी मंजीरा बजाता हुआ गा रहा था, तरने को अपने चरणों की तरनी दे माँ तारा। बिहारी महेंद्र की तलाश में आया। दरवाजे पर से ही उसने देखा, आशा रो रही है और विनोदनी उसे अपनी छाती से लगाए उसके आंसू पोंछ रही है। देखकर बिहारी वहां से खिसक गया। बंगले के अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया। दोनों हथेलियों से अपना सिर दबाकर सोचने लगा, आखिर आशा रो क्यों रही है? जो बेचारी स्वभाव से ही कोई कसूर करने में असमर्थ है, ऐसी नारी को भी जो रुलाए उसे क्या कहा जाए? विनोदनी की उस तरह की सांत्वना, निस्वार्थ सखी प्रेम को देखकर अभिभूत हो गया। वो बड़ी देर तक अंधेरे में बैठा रहा। अंधे भिखारी का गाना जब बंद हो गया तो वो पैर पटक कर खांसता हुआ महेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ा। द्वार पर पहुंचा भी न था कि आशा घूंघट काट कर अंतःपुर की ओर भाग गई। अंदर पहुंचते ही विनोदनी ने पूछा, अरे क्या आपकी तबीयत खराब है बिहारी बाबू? बिहारी, नहीं तो। विनोदनी, फिर आंखें ऐसी लाल क्यों हैं? बिहारी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। पूछा, विनोद भाभी, महेंद्र कहाँ गया? विनोदनी गंभीर होकर बोली, सुना है कॉलेज का काम ज्यादा है, इसलिए उन्होंने वहीं कहीं पास में डेरा ले लिया है। अच्छा, मैं चलूं? अनमना बिहारी दरवाजे के सामने राह रोक कर खड़ा हो गया। चौंक कर वो जल्दी से हट गया। शाम के वक्त बाहर से सूने कमरे में इस तरह विनोदनी से बात करना लोगों को अच्छा न लगेगा। अचानक इसका ध्यान आया। उसके जाते जाते बिहारी इतना कह गया, विनोद भाभी, आशा का ख्याल रखिएगा, सीधी है बेचारी, उसे किसी को न तो चोट पहुंचाना आता है और न चोट से अपने को बचाना। अंधेरे में बिहारी विनोदनी का चेहरा न देख पाया। उसमें ईर्ष्या के भाव जग आए थे। आज बिहारी पर नजर पड़ते ही वो समझ गई थी, आशा के लिए उसका हृदय दुखी है। विनोदनी आप कुछ नहीं, उसका जन्म आशा को सुरक्षित रखने, उसकी राहों के कांटों को बीनने के लिए ही हुआ है। श्रीमान महेंद्र बाबू आशा से विवाह करें, इसलिए किस्मत की मार से विनोदनी को 12 मात के बर्बर बंदर के साथ वनवास लेना पड़ेगा और श्रीमान बिहारी बाबू से आशा की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। सो विनोदनी को अपना दामन उठाए सदा तैयार रहना पड़ेगा। ये महेंद्र और बिहारी को एक बार अपने पीछे की छाया के साथ धूल में पटक कर बताना चाहती है कि ये आशा कौन है और कौन है विनोदनी। दोनों में कितना फर्क है। दुर्भाग्य से विनोदनी अपनी प्रतिभा को किसी पुरुष हृदय के राज में विजयी बनाने का अवसर नहीं पा सकी, इसलिए उसने जलना शक्तिशील उठाकर संहार मूर्ति धारण की। बड़े ही मीठे स्वर में विनोदनी बिहारी को कहती गई, आप बेफिक्र रहें बिहारी बाबू, मेरी चोखर बाली के लिए इतनी चिंता करके आप नाहक कितना कष्ट न उठाएं। जल्दी ही महेंद्र को एक चिट्ठी मिली। उस पर पहचाने अक्षर देखकर वो चौंक गया। दिन में झमेलों के कारण उसने उसे खोला नहीं। कलेजे के पास जेब में डाल लिया। कॉलेज के लेक्चर सुनते हुए, अस्पताल का चक्कर काटते हुए यकबयक उसे ऐसा लगा था कि उसने कॉलेज के घोंसले में मोहब्बत की एक चिड़िया सो रही है। उसे जगाया नहीं कि उसकी मीठी चहक कानों में गूंज उठेगी। शाम को अपने सूने कमरे के महेंद्र लैंप की रोशनी में आराम से कुर्सी पर बैठा। अपनी देह के ताप से तपी उस चिट्ठी को बाहर निकाला। देर तक उसने उसे खोला नहीं, मगर गौर से देखता रहा। उसे पता था कि खत में कुछ खास है कि नहीं। ऐसी संभावना है नहीं कि आशा अपने मन की बात सुलझा कर लिख सकेगी। उसके टेढ़े मेढ़े हरफों और आड़ी तिरछी पंक्तियों से उसके मन के भावों की कल्पना कर लेनी होगी। आशा के कच्चे हाथों बड़े जतन से लिखे अपने नाम में महेंद्र को एक रागिनी सुनाई पड़ी। साध्वी नारी के मन के गहन बैकुंठ से उठने वाला पावन प्रेम संगीत। 2 ही 4 दिनों की जुदाई में से महेंद्र के मन का वो अवसाद चला गया। सरल आशा के नवीन प्रेम की स्मृति फिर ताजा हो गई।
इन दिनों गृहस्थी की रोजमर्राओं की असुविधाओं से खिंचाने लगी थीं। अब वो सब मिट गया। बस कर्म और कारणहीन एक विशुद्ध प्रेमानंद की ज्योत में आशा की मानसी मूर्ति उसके मन में जीवंत हो उठी। महेंद्र ने लिफाफे को इत्मीनान से खोला। उसमें से चिट्ठी निकालकर अपने गाल और कपाल से लगाई। महेंद्र ने जो खुशबू कभी आशा को भेंट की थी, अकुलाए निहसास सी, उसी की महक खत में से निकलकर महेंद्र के प्राणों में बैठ गई। खत खोल कर पढ़ा। अरे, जैसी टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियां हैं वैसी भाषा तो नहीं है। हरफ कच्चे, मगर उनसे बातों का मेल कहाँ। लिखा था, प्रियतम, जिसे भूलने के लिए घर से चल दिए, इस लिखावट से उसकी याद क्यों दिलाऊं। जिस लता को मरोड़ कर माटी में फेंक दिया, किस हत्या से वो फिर धड़ को जकड़कर उठने की कोशिश करे। जाने वो मिट्टी में मिलकर मिट्टी क्यों ना हो गई। लेकिन इससे तुम्हारा क्या नुकसान है नाथ। लम्हे भर को याद ही आ गया तो उससे जी को चोट भी कितनी मिलेगी। मगर तुम्हारी उपेक्षा कांटे सी मेरे पंजर में चुप कर रह गई है। तुम जिस तरह भूल बैठे, मुझे भी उसी तरह भुलाने की तरकीब बता दो। नाथ, तुमने मुझे प्यार किया था, ये क्या मेरा ही कसूर था। ऐसा सौभाग्य की मैंने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी। मैं कहाँ से आई, मुझे कौन जानता था। मुझे नज़र उठाकर देखा होता, मुझे अगर यहाँ मुफ्त की बांदी बनकर रहना होता तो मैं क्या तुम्हें दोष दे सकती थी। जाने मेरे किस गुण पर तुम खुद ही बिना मेघ के बिजली ही कड़की। तो उस बिजली ने सिर्फ जलाया ही क्यों, तन मन को बिल्कुल राख क्यों ना कर डाला। इन 2 दिनों में बेहद सब्र किया, बहुत सोचती रही, लेकिन एक बात न समझ सकी कि यहाँ रह कर भी क्या तुम मुझे ठुकरा नहीं सकते थे। मेरे लिए भी क्या घर छोड़कर जाने की जरूरत थी। क्या मैं तुम्हें इतना घेरे हूँ। मुझे अपने कमरे के कोने में दरवाजे के बाहर फेंक देने पर भी क्या मैं तुम्हारी नज़र में आती। यही था तो फिर तो गए क्यों। मेरे कहीं जाने का कोई उपाय न था। बहकर आई थी, बहकर चली जाती। ये चिट्ठी कैसी, भाषा किसकी थी। महेंद्र को समझते देर न लगी। महेंद्र उस पत्र को लिए स्तंभित रहा। बड़ी देर तक सोचता रहा। खत को उसने कई बार पढ़ा। कुछ दिनों तक जो दूर के आभास की तरह रहा, आज वो साफ प्रकट होने लगा। उसकी जिंदगी के आसमान के एक कोने में जो धूमकेतु छाया था, आज उसकी उठी हुई पूंछ आग की रेखाओं में जलती हुई दिखाई पड़ी। चिट्ठी ये असल में विनोदनी की है। भोली आशा ने इसे अपनी बात समझकर लिखा है। पहले जिन बातों को उसने कभी सोचा नहीं, विनोदनी के लिखाने से वे ही बातें उसके मन में जाग उठीं। जो नई वेदना पैदा हुई, उसे इस खूबी के साथ आशा तो हरगिज जाहिर नहीं कर सकती। वो सोचने लगी, सखी ने मेरे मन की बात को ऐसे ठीक ठीक कैसे समझ लिया और इतना ठीक से जाहिर कैसे किया। वो अपनी अंतरंग सखी को और भी मजबूत सहारे की तरह पकड़ बैठी, क्योंकि जो बात उसके मन में है उसकी भाषा उसकी सखी के पास है। इतनी बेबस थी वो। महेंद्र कुर्सी से उठा, भवों पर बल डाला, विनोदनी पर क्रोध करने की कोशिश की, मगर बीच में आशा पर गुस्सा आ गया। आशा की मूर्खता तो देखो, पति पर यह कैसा जुल्म। वो फिर बैठ गया और इस बात के सबूत में उस खत को फिर से पढ़ गया। अंदर ही अंदर खुशी होने लगी। ये समझकर उसने चिट्ठी को पढ़ने की बहुत चेष्टा की, मानो वो आशा की ही लिखी हो। लेकिन इसकी भाषा किसी भी तरह से भोली आशा की याद नहीं दिलाती। 2 ही 4 पंक्तियां पढ़ते ही सुख से पागल कर देने वाली एक झाग भरी शराब जैसा संदेह मन को धांप लेता। प्रेम की इस प्रतीति ने महेंद्र को मतवाला बना दिया। उसे लगने लगा चाहे खुद के प्रति हिंसा करके ही मन को किसी और तरफ लगा दे। उसने मेज पर जोरों का मुक्का मारा और उछलकर खड़ा हो गया। बोला, हटाओ, चिट्ठी को जला डालें। चिट्ठी को वो लैंप के करीब ले गया, जलाया नहीं, फिर एक बार पड़ गया। अगले दिन नौकर कागज की बहुत सी राख उठा ले गया था, लेकिन ये राख
आशा की चिट्ठियों की न थी, उसके उत्तर की कई अधूरी कोशिशों की राख थी, जिन्हें अंत में महेंद्र ने जला दिया था। इस बीच और एक चिट्ठी आ पहुंची। तुमने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। अच्छा ही किया, सही बात लिखी तो नहीं जाती। तुम्हारा जो जवाब है उसे मैंने मन में समझ लिया। भक्त जब अपने देवता को पुकारता है तो देवता क्या जबान से कुछ कहते हैं। लगता है दुखिया की तुलसी को चरणों में जगह मिल गई। लेकिन भक्त की पूजा से कहीं शिव की तपस्या टूटती हो तो मेरे हृदय के देवता, नाराज न होना। वरदान दो या न दो, आंखें उठाकर निहारो या निहारो, जान सको या न जान सको, पूजा किए बिना भक्त की दूसरी गति नहीं। इसलिए आज भी दो पंक्तियां लिख भेजती हूँ। हे मेरे पत्थर के देवता, तुम अडिग ही रहो। महेंद्र फिर जवाब लिखने बैठा, लेकिन पत्र को आशा को लिखते हुए कलम की नोक पर जवाब विनोदनी का आ जाता। चालाकी से इधर उधर की हाँकते उससे लिखते हुए नहीं बनता। लिख लिख कर बहुत से पत्र फाड़ डाले। एक लिखा भी गया तो उसे लिफाफे में भरकर आशा का नाम लिखते हुए अचानक किसी ने उसकी पीठ पर चाबुक जमाया। बेईमान, विश्वस्त बालिका से इस तरह दगा। महेंद्र ने पत्र को टुकड़ों करके फेंक दिया और बाकी रात मेज पर दोनों हथेलियों में मुंह छुपाए अपने को मानो अपनी ही नज़र में छिपाने की कोशिश करता रहा।